स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बेहद ज़रूरी और कह सकते हैं थोड़े जटिल विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, नियोप्लाजिया और न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये वो प्रक्रिया है जिससे सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं और फिर फैलती भी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें एक बहुत अच्छा चित्र भी है जो ये सारे चरण दिखाता है। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को समझना कि ये होता कैसे है ना। हाँ, कैसे शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले नियोप्लासिया है क्या आखिर? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो नियोप्लाजिया कोशिकाओं की अनियंत्रित विधि। और खास बात यह है कि ये अक्सर मोनोक्लोनल होती है। मोनोक्लोनल मतलब? हाँ, मोनोक्लोनल यानी ये सारी गड़बड़ एक ही पूर्वज कोशिका, एक सिंगल सेल से शुरू होती है। उसी में कुछ बदलाव आता है और फिर उसकी सारी वंशज कोशिकाएं बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं। अच्छा, और ये बिनाइन भी हो सकता है, मतलब सौम्य? हाँ, ये बिनाइन हो सकता है जो एक जगह रहता है, या फिर मलिग्नेंट यानी घातक जो फैल सकता है। और किसी भी नियोप्लास्टिक ग्रोथ के, चाहे वो बिनाइन हो या मेलिग्नेंट, आपने कहा दो मुख्य हिस्से होते हैं। बिल्कुल, बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, ये वो असल नियोप्लास्टिक बदली हुई कोशिकाएं हैं। ठीक है। और दूसरा है सपोर्टिंग स्ट्रोमा, ये सामान्य टिश्यू होता है, नॉन नियोप्लास्टिक, जैसे रक्तवाहिकाएं, कनेक्टिव टिश्यू। ये ट्यूमर को सहारा और पोषण देता है। समझ गई, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। तो ये तो हुई बेसिक्स। अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जो चित्र दिखाता है कैसे एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका बनकर फैलने लगती है। पहला चरण है सामान्य कोशिकाएं। हाँ, पहला चरण तो बहुत सीधा है। इसमें सामान्य एपिथेलियल कोशिकाएं दिख रही हैं। वो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ठीक से जमी हुई हैं, व्यवस्थित हैं बिल्कुल। एकदम। उनमें बेसल पोलैरिटी भी है, पता है कि कौन सा सिरा नीचे है, कौन सा ऊपर। सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर, कोई गड़बड़ी नहीं रहता। इसे प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई अजीब शक्ल की। अच्छा। दूसरा, टिश्यू का जो सामान्य ढांचा होता है ना, वो बिगड़ने लगता है। कोशिकाएं अपनी लाइन या परत खो देती हैं। और अंदरूनी तौर पर भी कुछ बदलता है, जैसे न्यूक्लियस में? हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस अक्सर साइटोप्लाज्म के मुकाबले बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का रंग गहरा हो सकता है, आकार बिगड़ सकता है। और कोशिका विभाजन? हाँ, माइटोसिस भी असामान्य जगहों पर या ज्यादा तेजी से हो सकता है। चित्र में माइल्ड और मॉडरेट डिस्प्लेजिया दिखाया गया है, ये शुरुआती स्तर है। लेकिन आपने कहा ये शुरुआती बदलाव है, क्या ये हमेशा रहते हैं या ठीक हो सकते हैं? यही डिस्प्लेजिया की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। खासकर माइल्ड या मॉडरेट स्तर पर ये अक्सर रिवर्सिबल हो सकता है, प्रतिवर्ती। अच्छा। हाँ, अगर जिस वजह से ये बदलाव हो रहे हैं, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है या कोई जलन पैदा करने वाली चीज, उसे हटा दिया जाए तो कोशिकाएं वापस नॉर्मल हो सकती हैं। तो ये एक तरह की चेतावनी हुई? बिल्कुल, शरीर की चेतावनी कि कुछ गड़बड़ है, पर अभी संभल सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है, मतलब कोशिकाएं असामान्य हो रही हैं पर स्थिति हाथ से निकली नहीं है अभी। सही, इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे पैप स्मीयर इतने जरूरी हैं। वो अक्सर इसी स्टेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो कारण बना रहें या बदलाव और बढ़ जाएं तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हम आते हैं तीसरे चरण पर, कार्सिनोमा इन सिटू। इसे प्री इन्वेजिव स्टेज भी कहते हैं। कार्सिनोमा इन सीटू मतलब अपनी जगह पर? हाँ, ये एक गंभीर स्थिति है। यहाँ डिस्प्लेसिया इतना बढ़ चुका है कि वो अब इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय माना जाता है। ये बदलाव एपिथेलियम की पूरी मोटाई में फैल चुके होते हैं। पूरी मोटाई में, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर तक? हाँ, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेके ऊपर सतह तक कोशिकाएं बिल्कुल कैंसर जैसी दिखती हैं। चित्र में से सिवियर डिस्प्लेसिया या कार्सिनोमा इन सीटू दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इन सीटू अगर कोशिकाएं कैंसर जैसी हैं तो ये प्रॉपर कैंसर क्यों नहीं? क्योंकि एक बहुत जरूरी सीमा अभी भी बनी हुई है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बदली हुई कोशिकाएं अभी तक उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़कर नीचे के स्ट्रोमा में नहीं घुसी हैं। अच्छा, तो वो वहीं तक सीमित है? बिल्कुल, उसी एपिथेलियल परत में जहां वो पैदा हुई। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक दीवार की तरह उन्हें रोक रही है। इसीलिए इन सीटू अपनी जगह पर स्थित कार्सिनोमा कैंसर है पर अभी कैद है। ये तो बहुत ही नाजुक स्टेज हुई। एक तरफ कैंसर कोशिकाएं, दूसरी तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन उन्हें रोके हुए है। हाँ, और इसीलिए ये स्टेज 0 कैंसर भी कहलाता है। इस स्टेज पर पता चल जाए और निकाल दिया जाए तो इलाज बहुत सफल रहता है, फैलने का खतरा नहीं होता। पर अगर इसे अनदेखा किया गया तो फिर अगला कदम लगभग तय है। और वो अगला कदम क्या है?
जब वो दीवार, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट जाती है। चौथा चरण, इन्वेसिव कार्सिनोमा। हाँ, ये कैंसर के विकास में एक निर्णायक मोड़ है। इन्वेसिव कार्सिनोमा, इसमें वो कोशिकाएं जो पहले इन सिटू थीं, आखिरकार बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ने में कामयाब हो जाती हैं। कामयाब हो जाती हैं? कैसे? वो नीचे के स्ट्रोमा यानी कनेक्टिव टिश्यू में घुसपैठ कर लेती हैं। चित्र में यही दिख रहा है, कोशिकाएं अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के पार चली गई हैं। पर वो ये करती कैसे हैं? क्या उनके पास कोई औजार होते हैं? कह सकते हैं, वो कुछ खास एंजाइम्स बनाती हैं और छोड़ती हैं। ये एंजाइम्स बेसमेंट मेम्ब्रेन और आसपास के टिश्यू को गला देते हैं, जैसे कोलेजनेस, मेटालोप्रोटीनेस। अच्छा, एंजाइम से रास्ता बनाती हैं। हाँ, और एक और बड़ा बदलाव होता है। सामान्य कोशिकाएं तो आपस में और अपने आसपास के ढांचे से चिपकी रहती हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल। यहीं से कैंसर के शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने यानी मेटास्टेसिस का रास्ता खुल जाता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर एंजाइम्स, अधीशन मॉलिक्यूल्स, ये बदलाव कोशिकाओं को इतना आक्रामक बना देते हैं। और यहीं से हम आखिरी और शायद सबसे डरावने चरण पर पहुंचते हैं, मेटास्टेसिस। 5वां चरण। मेटास्टेसिस, इसका मतलब है कैंसर का अपने मूल स्थान से, मतलब प्राइमरी ट्यूमर से शरीर के दूर के अंगों तक फैल जाना। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे खतरनाक बात है ना? हाँ, सबसे घातक। जैसा हमने कहा, इन्वेजिव कोशिकाएं स्ट्रोमा में मौजूद रक्त या लसिका वाहिकाओं में घुस सकती हैं। इसे इंट्रावेसेशन कहते हैं। इंट्रावेसेशन, वाहिकाओं में घुसना। फिर वो खून या लिम्फ के बहाव के साथ शरीर में घूमने लगती हैं, अकेले या छोटे-छोटे गुच्छों में। और फिर कहीं जाके रुक जाती हैं। हाँ, जब वे किसी दूर के अंग जैसे लिवर, फेफड़े, हड्डी या दिमाग की छोटी वाहिकाओं में पहुंचती हैं, तो वहां अटक सकती हैं। फिर उन्हें वाहिका की दीवार से बाहर निकलना होता है। इसे एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं। एक्स्ट्रावेसेशन? और फिर उस नए अंग के टिश्यू में अपनी नई कॉलोनी, अपना नया घर बनाना होता है। इसी नई कॉलोनी को मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तो बहुत मुश्किल लगती है। मतलब वाहिकाओं में घुसना, घूमना, फिर बाहर निकलना, फिर नई जगह जमना। हाँ, बहुत जटिल है। और सच तो यह है कि मेटास्टेसिस बहुत ही अक्षम, मतलब इनएफिशिएंट प्रक्रिया है। अक्षम कैसे? लाखों कोशिकाएं प्राइमरी ट्यूमर से निकलकर खून में जा सकती हैं, पर उनमें से बहुत कम ही कामयाब हो पाती हैं। उन्हें सफर में इम्यून सिस्टम से बचना होता है, नए माहौल में जिंदा रहना होता है, फिर वहां बढ़ने लायक माहौल बनाना होता है। लेकिन जो कामयाब हो जाती हैं? हाँ, जो कामयाब हो जाती हैं वही कैंसर को जानलेवा बनाती हैं। चित्र 5 में यही दिखाया गया है। कोशिकाएं वाहिका में घुस रही हैं, जो इस खतरनाक सफर की शुरुआत है। तो हमने देखा कि कैसे एक सामान्य कोशिका डिस्प्लेजिया से असामान्य बनी, फिर कार्सिनोमा इन सीटू में बदली पर कैद रही, फिर इन्वेजिव होकर दीवार तोड़ी और आखिर में मेटास्टेसिस से दूर तक फैल गई। ये पूरा सफर, ये प्रोग्रेशन वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और हर चरण की अपनी अहमियत है, खासकर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के नजरिए से। चलिए एक बार फिर से इन मुख्य पड़ावों को संक्षेप में देख लेते हैं और उनका महत्व समझ लेते हैं। जरूर। पहला, सामान्य कोशिकाएं, सब ठीक, कोई खतरा नहीं। ठीक। दूसरा, डिस्प्लेजिया, शुरुआती गड़बड़ी, प्लियोमॉर्फिज्म, ढांचा बिगड़ना, न्यूक्लियस में बदलाव। पर अहम बात, अक्सर रिवर्सिबल, ये स्क्रीनिंग और बचाव का मौका है। तीसरा, कार्सिनोमा इन सीटू, CIS, गंभीर इरिवर्सिबल बदलाव पूरी मोटाई में, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी सलामत, स्टेज 0 कैंसर। यहां इलाज से पूरी तरह ठीक होना संभव है, क्योंकि अभी फैला नहीं है। बिल्कुल। चौथा, इन्वेसिव कार्सिनोमा, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गई, एंजाइम का इस्तेमाल, सेल जुड़ाव कम, स्ट्रोमा में घुसपैठ, वाहिकाओं तक पहुंच, यहीं से मेटास्टेसिस का खतरा, इलाज अब मुश्किल। और पांचवा, मेटास्टेसिस, कैंसर का खून या लिम्फ से दूर के अंगों तक फैलना, इंट्रावेसेशन, सर्कुलेशन, एक्स्ट्रावेसेशन, नई कॉलोनी। कैंसर से होने वाली मौतों का मुख्य कारण यही है। इन चरणों को इस तरह से देखने पर यह साफ हो जाता है कि कैंसर कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, एक क्रमिक विकास। हाँ, एक प्रोग्रेशन है, और इसमें ऐसे मोड़ हैं जहां हम, मतलब मेडिकल साइंस, हस्तक्षेप कर सकती है। और यही महत्वपूर्ण है।
है ना? हाँ, और यही चुनौती और लक्ष्य हैं। रोकथाम जैसे तंबाकू छोड़ना, शुरुआती पहचान, स्क्रीनिंग और असरदार इलाज, ये सब इसी प्रोग्रेशन की समझ पर टिके हैं। जितनी जल्दी पता चले उतना अच्छा। बिल्कुल। जितनी जल्दी इस प्रक्रिया को रोका या पकड़ा जाए, मरीज के लिए उतना ही बेहतर है। जब कैंसर इन्वेसिव हो जाता है और खासकर मेटास्टैसिस हो जाता है, तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इन बदलावों को समझना मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर भी नए इलाज खोजने में मदद करता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये हमें ना सिर्फ डायग्नोसिस और स्टेजिंग में मदद करता है, बल्कि नई टारगेटेड थेरेपी विकसित करने का आधार भी देता है। ऐसी थेरेपी जो शायद एंजाइम रोकें या सेल जुड़ाव को ठीक करें या मेटास्टैसिस के किसी और कदम को रोकें। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ अकादमिक तौर पर बल्कि रोजमर्रा की क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। इस पूरी प्रक्रिया को इतने विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते एक विचार या सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, पर क्या इसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी होती है? कौन से कारक हैं, मरीज के अपने या ट्यूमर के अपने, जो इस प्रोग्रेशन को तेज या धीमा कर सकते हैं? और जैसा आपने बताया, क्यों कुछ डिस्प्लेजिया वापस ठीक हो जाते हैं जबकि दूसरे तेजी से इन्वेसिव कैंसर बन जाते हैं? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा।